नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं किस्से और कहानियाँ इंडिया टाइडिंग्स पर। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त रिमझिम। आज हम आपको सुनाएंगे हमारी टोली की लेखक डॉक्टर मधु भारद्वाज की लिखी कहानी अनीता। मधु जी राष्ट्रीय जालमा कुष्ठ रोग संस्थान में सहायक निदेशक रह चुकी हैं, साथ ही जानी मानी लेखिका भी हैं। इनकी साहित्य और काव्य से संबंधित 7 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। जानने वाली बात यह है कि इन्हें राजभाषा में योगदान के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुका है। तो चलिए सुनते हैं इनकी लिखी कहानी अनीता। आज जब अनीता को देखा तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। अनीता आज 40 साल के बाद भी वैसी की वैसी थी, निश्चल, बिंदास, चेहरे पर वही चमक। उसमें बिल्कुल भी बदलाव नहीं, बस थोड़ा सा उम्र का प्रभाव ज़रूर था। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है अगर वो अनीता जैसी मजबूत इरादों वाली औरत हो, जिसने अपने आसपास का माहौल अपने हिसाब से बनाया हो। दरअसल अनीता कॉलेज में मेरे साथ बैचमेट थी। वो क्लास में कम, अपना अधिकतर समय लाइब्रेरी में ही बिताया करती थी। मैं अक्सर उसको लड़कों के साथ लंबी लंबी बहस करते हुए देखती थी। जब तक सामने वाले को चुप ना करा देती तब तक चुप नहीं होती थी। गजब का कॉन्फिडेंस था उस पे। समाज में कोई भी समस्या हो, ससुराल वाले दहेज के लिए बहू को प्रताड़ित करते तो वो न जाने कैसे वहाँ पहुँच जाती। छोटी मोटी सभाओं में भाषण भी दे आती थी। बहुत से सामाजिक संगठन धरने प्रदर्शन के लिए उसको बुलाते तो वो तुरंत चल पड़ती। कुछ टाइम बाद हमको पता चला कि दरअसल वो एक बहुत बड़े शाही खानदान की बेटी है। घर में कारों की कतारें थीं, लेकिन उसे पैदल या रिक्शे से ही आना जाना पसंद था। उस ज़माने में एक कॉलेज स्टूडेंट की तरह ना रहकर वो किसी समाज सेविका की तरह रहती थी। वो कॉटन के खादी वाला सलवार सूट होता है ना, वो वही पहनती थी। शाही खानदान से ताल्लुकात रखने वाली, बगावत कर अपने जीवन के फैसले खुद लेने वाली वो निडर थी। सोशल लाइफ में इतना एक्टिव होने के बाद भी वो एग्ज़ाम्स में इतने अच्छे मार्क्स पता नहीं कैसे ले आती थी। वो और मैं काफ़ी अलग किस्म के थे, इसलिए उससे मेरी मुलाकात कम ही होती थी। हाँ, उसके बारे में एक चीज़ और जो पूरे कॉलेज में फेमस थी, उसका लव अफेयर। आंदोलन, धरना, प्रदर्शन के साथ साथ सलिल नाम के लड़के के साथ उसका अफेयर चल रहा था। मुझे लगा कोई अफवाह होगी, इसलिए ध्यान नहीं दिया, ना उससे इस बारे में कभी बात की। एक बार की बात है, काफ़ी दिनों से अनीता क्लास से एब्सेंट थी। लगभग 10 दिन हो गए थे। तो मैं और मेरी एक फ्रेंड मीरा ने सोचा कि क्यों ना उसके घर जाकर पता करें कि सब ठीक ठाक है कि नहीं। हम उसके घर पहुँचे। घर क्या, पूरा महल था। जिधर नज़र घुमाऊं उधर सर्वेंट्स ही सर्वेंट्स। हमसे हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हमें अनीता के कमरे में पहुंचा दिया गया। वो अपने बड़े से शाही सुनहरे गोल आकार के बेड पर थी। वहाँ पर भी 2 सर्वेंट्स थी। तुम लोग वहाँ दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ, अनीता ने अपनी सर्वेंट्स को जाने का इशारा करते हुए हमें बोला। तुम इतने दिनों से हो कहाँ? कॉलेज क्यों नहीं आ रही हो? उसके मखमली कंबल के ऊपर से उसके पैर पर मैंने हाथ रखते हुए कहा। सलिल, पापा को सलिल के साथ रिश्ता मंजूर नहीं है। अपने एक अंगूठे से दूसरे अंगूठे के नाखून को खुरचते हुए अनीता बोली। तभी सर्वेंट्स चाय, बिस्किट, ढेर सारे मेवे और न जाने क्या क्या लेकर आ गए। तभी अनीता की माँ भी कमरे में आ गई। चाय के बीच बोली, अब तुम लोग ही इन्हें कुछ समझाओ। कितने नाजों से पाला है हमने इन्हें,
और ये उस सलिल से शादी करके पूरे समाज में हमारा नाम मिट्टी में मिलाना चाहती हैं। ज़िद लगाए हैं कि शादी करूँगी तो सिर्फ उसी से। अरे भाई, माना वो अच्छा लड़का होगा, अच्छे कैरेक्टर का होगा, लेकिन इन्हें कौन समझाए कि जब इनके सिर से इश्क का भूत उतरेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अच्छी ज़िंदगी के लिए फिनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। कल को पैसे की तंगी में या तो झगड़े होंगे या ये वापस यहीं आ जाएंगी और इनके पापा इन्हें घर में घुसने नहीं देंगे। वो इस रिश्ते के सख्त खिलाफ हैं। मामला कुछ ऐसा था कि अब हम क्या ही बोलते। माँ बेटी की बहस को चुपचाप सुनते रहे, फिर वापस आ गए। कुछ दिनों बाद पता चला कि अनीता की शादी पक्की हो गई है, वो भी पापा की मर्ज़ी के खिलाफ। ना कोई कार्ड छपे, ना इनविटेशन, ना कोई दिखावा। उसके पापा को बदनामी का डर था कि लोग क्या कहेंगे, एक भिखारी को बेटी ब्याह दी। बात जब ख़ानदानी शाही शादियों की आती है तो हम अक्सर देखते हैं कि रिश्ता दो लोगों का नहीं बल्कि दो परिवारों का हो रहा होता है, जिसमें दोनों परिवार अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से शो ऑफ करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करने की होड़ लगी होती है। लेकिन यहाँ सब उल्टा ही हो रहा था। शादी छुप छुप कर की जा रही थी, न सजावट न ताम झाम। भाई, लड़की की जिद है सो कन्यादान तो करना ही है। जो वो अपने भाग्य में लिखा के लाई है सो झेले। देखो, लड़का तो आपने अपनी पसंद का चुना है। आप खबरदार, कसम है आपको हमारी, ये खानदानी सिल्क की साड़ी नहीं पहनी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अनीता की माँ अपनी गुस्से और इमोशनल वाली मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ उसे परिवार की विरासत में मिली सिल्क की साड़ी को पहनने के लिए मना रही थी। थोड़ी नानुकुर के बाद आखिरकार उसने साड़ी पहन ही ली। विदाई पर ना कोई दुख था, ना कोई सुख, ना कोई रो रहा था, ना कोई हंस रहा था। पर हाँ, माँ को चिंता ज़रूर थी कि ये शादी पता नहीं कितने दिन तक टिकेगी। उनका मानना था कि सिद्धांतों की बात थोड़े दिन की होती है। जब ज़मीनी हकीकत सामने आती है तो सारे सिद्धांत धराशायी हो जाते हैं। शादी के बाद अब अनीता सलिल के घर से कॉलेज आने जाने लगी थी। उसमें कोई बदलाव नहीं आया, वैसी की वैसी, वही वो उसका सोशल वर्कर वाला गेटअप। अब उसका मायके से संबंध खत्म हो चुका था। लेकिन उसकी अच्छी किस्मत ये कि सलिल की माँ की ममता उसको अपने माता पिता की कमी का एहसास होने ही नहीं देती। सलिल की माँ सोचती कि बड़े घर की बेटी है, मैं इसे बिल्कुल भी तकलीफ़ ना होने दूँ। सास बहू में गजब की अंडरस्टैंडिंग थी। आखिर उनके इकलौते बेटे की पसंद जो थी। सास ने कभी भी अनीता को आगे बढ़ने से नहीं रोका, बल्कि उन्हें तो उस पर नाज था। सासू माँ रोज़ अनीता के लिए शाम की चाय बना के तैयार रखती। फिर जब अनीता वापस आती तो पूरे दिन की बातें दोनों आपस में शेयर करते। ये रिश्ता दोस्ती का था जिसे दोनों खूब एंजॉय करते। समय ऐसे ही बीतता गया। एक दिन कॉलेज के पास वाली बस्ती के नाले के पास कोई नवजात बच्ची छोड़कर चला गया। अनीता को जैसे ही पता चला वो बच्ची को घर ले आई। घर आके देखा बच्ची को बहुत खरोंचें आई हुई थी, तो वो उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले गई। इलाज करवाकर वो और सलिल जल्दी से पुलिस स्टेशन गए। वहाँ बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई, साथ ही अखबार में भी खबर निकलवाई। लेकिन अफसोस, उस बच्ची को लेने कोई नहीं आया। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है सलिल। ईश्वर का ये हमारे लिए इशारा ही है। हो सकता है ये बच्चा इस दुनिया में शायद हमारे लिए ही आया हो। अनीता ने गोद में बच्चे को सहलाते हुए सलिल को अडॉप्शन के लिए मनाना चाहा। अब आखिर सलिल और अनीता ठहरे एक नाव के दो सवार, जिनका रास्ता भी एक, मंजिल भी एक। दोनों ने बच्ची को अडॉप्ट कर लिया।
कुछ सालों में उनके सोशल वर्क ने उन्हें 3 और गुमशुदा बच्चों का माँ बाप बना दिया और इस तरह उन पर 4 प्यारे बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। अनीता के अंदर इन बच्चों के लिए मातृत्व कूट कूट कर भरा था। अब अनीता और सलील की शादी को एक लंबा अरसा बीत चुका था। वक्त ने बगावत की दीवार को जैसे पिघला सा दिया था। मायके से संबंधों में अब बेहतरी आ गई थी। अनीता की माँ कभी कभार उससे मिलने भी आ जाया करती थी। एक दिन की बात है, बच्चे लिविंग रूम में बिछे कारपेट पर बैठकर अपनी ड्राइंग बुक में कलरिंग कर रहे थे। अनीता की माँ आई हुई थी, सोफे पर बैठकर चाय पी रही थी। कप को टेबल पर रखते हुए अनीता से बोली, इन्हें पाल कर तुमने अच्छा किया। समाज में एक अच्छा मैसेज जाता है। सब लोग तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन बेटा तुम्हें नहीं लगता एक बच्चा अपना खुद का भी होना चाहिए? आखिर अपना खून तो अपना ही होता है ना। माँ, आपको पता है सलील की मम्मा से मुझे आपसे भी ज़्यादा प्यार मिला है। वो और मैं एक दूसरे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। मुझे उन्हें कुछ कहना भी नहीं पड़ता और वो सब समझ जाती हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो वो मेरा उनसे खून का नहीं, दिल का रिश्ता है। ये बोल के अनीता अपनी माँ को मुस्कुराते हुए देखने लगी। कई बसंत गुजर गए। अब अनीता और सलील जवान बच्चों के माता पिता थे। चारों बच्चों की परवरिश में उन दोनों ने मानो अपना व्यक्तित्व बच्चों को घोट कर पिला दिया हो। वही संस्कार, वही शौक और उन्हीं दोनों की तरह घने सयाने यानी समझदार। मम्मी पापा को जब राष्ट्रपति से समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री मिला तो खुशी में न जाने कितनी बस्तियों में उन्होंने भंडारे किए थे, वो भी पूरा 1 महीने तक। खैर, आज अनीता का 60th बर्थडे है। समय कितनी जल्दी बीत जाता है ना, पता ही नहीं चलता। हम सब एक राउंड टेबल पर डिनर के लिए साथ बैठे हैं। अनीता ने हम सब पुराने दोस्तों को इनवाइट किया है और मैं अनीता को देखते हुए सारी पुरानी यादों में खो गई। अनीता के चेहरे पर कितना सेटिस्फैक्शन है। जैसा चाहा वैसा किया और सब पा लिया। एक औरत अगर चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। समाज को एक नया संस्कार और संस्कृति दे सकती है जो व्यक्ति को ऊंचाइयों पर ले जाए। शुरुआत से ही अनीता में एक जुनून था, जुनून समाज के लिए, जुनून समाज की समस्याओं को दूर करने के लिए। खुशनसीबी वाली बात ये थी कि उसे सलील के रूप में जीवन साथी भी ऐसा मिला जो उसके हर कदम पर उसके साथ था, ठीक उसके बराबर, हाथ में हाथ लिए, मुस्कुराते हुए। मुझे नाज है अनीता पर और अनीता जैसी समाज की उन तमाम औरतों पर जो खुद पर विश्वास करके दुनिया को बदल रही हैं। मेरा उन्हें सलाम है। सामने बैठी अनीता ने मेरी मन की बातों को आंखों से पढ़ लिया है और शायद इसीलिए वो मुझे देख के मुस्कुरा रही है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। अब मिलते हैं जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।